मैं प्रोफेसर GN भतपरे, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद। मेरा मोबाइल नंबर है 9406037749। आज हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। हमारे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अधूरे पड़े हुए हैं। इन अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमारे प्राध्यापक साथियों के द्वारा वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके अधूरे पाठ्यक्रम पूरे किए जा सकें। इसी संदर्भ में मैं आज राजनीति विज्ञान सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतक, जिसमें इकाई क्रमांक 5 से मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक विचारों पर मैं चर्चा करूंगा। और आप जानते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय 20वीं शताब्दी के महान राजनीतिक विचारक एवं भारत में समाजवादी विचारधारा को प्रचारित करने वाले महान विचारक थे। इनका जन्म 6 फरवरी 1887 में कोलकाता के निकट अरबेलिया नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। इनके पिताजी दीनबंधु पश्चिम बंगाल के सेपुट नामक गांव के मंदिर में प्रमुख पुजारी थे। बाद में उनके पिताजी सेपुट गांव को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अरबेलिया पहुंच गए। अरबेलिया में संस्कृत के अध्यापक का कार्य प्रारंभ किए। कुछ दिन के पश्चात अरबेलिया को भी छोड़ दिए, चिंगरी पोटा आ गए। चिंगरी पोटा में ही नरेंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। वैसे मानवेंद्र नाथ राय जी बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। 14 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। क्रांतिकारी समूह, उनका कार्य जो है क्रांतिकारी समूहों से चंदा इकट्ठा करने से उनकी शुरुआत हुई थी। इसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 1907 में इन्हें बंदी भी बनाया गया था। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस के लिए इन्हें जेल भी भेजा गया था। जेल में इनकी भेंट बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से हुई। उनसे मिलकर उन्होंने भावी संघर्ष की योजना भी तैयार की, जिनका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति, ब्रिटिश शासन की समाप्ति। इस दिशा में पहला उनका जो काम था, सशस्त्र विद्रोह की योजना को क्रांतिकारी दलों के समक्ष रखना और उन्हें सहमति प्राप्त करवाना। दूसरा था एकता की स्थापना। 1914 में सेकंड वार शुरू हो गया। 1915 में विदेशों से इस युद्ध के लिए कुछ शस्त्र प्राप्त करने हेतु 1915 में इन्हें जावा भेजा गया और लगभग इनको सफलता भी प्राप्त हुई। जून 1916 में सैन फ्रांसिस्को पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना नाम बदल करके मानवेंद्र नाथ राय रख लिया। तब तक इनका नाम जो है नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य थे और इनके पश्चात इनका नाम जो है मानवेंद्र नाथ राय हो गया। 1919 में प्रसिद्ध साम्यवादी नेता माइकल बोरोडान से इनकी भेंट हुई, जिनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए। 1919 में समाजवादी दल को मेक्सिको के साम्यवादी दल में परिवर्तन भी किए। राय की गतिविधियों से प्रभावित होकर लेनिन ने उन्हें एमिंटर्न की दूसरी कांग्रेस में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। 1919 में बर्लिन पहुँचे। 1920 में मॉस्को। 1920 में लेनिन से प्रथम भेंट हुई। 1926 में चीनी क्रांति के दौरान उन्हें प्रमुख परामर्श
दाता के रूप में चीन भी भेजा गया। लेकिन लेनिन के प्रमुख शिष्य माने जब गए तो लेनिन के प्रमुख शिष्य स्टालिन, ट्राटस्की के संपर्क में भी आए। रूस में रहकर साम्यवादी आंदोलन विकसित करने का प्रयास किए। इस कार्य के लिए उन्हें सहयोग भी किया गया। 1930 तक बर्लिन में रहे। उस समय उनकी भेंट एलन गॉडसाक्स से हुई। बाद में ये उनकी जीवन संगिनी भी बनी और अंत में 1930 में वो भारत आने का निश्चय भी किया और भारत आए। दिसंबर 1930 में महमूद के छद्म नाम से भारत पहुँचे। 1952 में मसूरी में दुर्घटना के कारण लंबे समय तक बीमार रहे, इलाज चल रहा था। 25 जनवरी 1954 में देहरादून में इन महान विचारक का देहावसान हो गया। यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की समाप्ति भी हुई। तो मानवेंद्रनाथ राय के संबंध में आप उनके तो बहुत सारे विचार हैं। उन विचारों में से सबसे पहले हम तो देखते हैं राय के व्यक्तित्व और विचारों पर प्रभाव तथा चिंतन का विकास। मतलब मानवेंद्रनाथ जी का जो चिंतन जो है उनका विकास कैसे आरंभ हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आगे बढ़े। राय अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतिम चरण में वैचारिक परिवर्तनों की एक लंबी यात्रा कर बुनवादी मानववाद या नव मानववाद का प्रतिपादन किया। उनके व्यक्तित्व और चिंतन के अनेक बार रूपांतरण हुए। राय के चिंतन और व्यक्तित्व में विद्यमान विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व पर पड़े स्थायी प्रभावों को खोज कठिन है। राय आरंभिक दिनों में साम्यवादी क्रांतिकारी थे। जब उन्हें अनुभव हुआ कि विदेशी आधिपत्य से भारत की मुक्ति के लिए हिंसक क्रांति का संगठित करना निरर्थक था, तब केवल राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन से जनता की वास्तविक दशाओं में सुधार नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वयं को रूपांतरित कर लिया। मार्क्स की विचारधारा में उन्होंने मानव मुक्ति का संदेश सुनाई पड़ा। तब वे कट्टर साम्यवादी भी बने और उन्होंने साम्यवाद का विश्व के अन्य भागों में प्रसारित करने के प्रयत्नों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता को संगठित करना तथा कांग्रेस की गतिविधियों से जन आंदोलन का रूप देने में महात्मा गांधी के योगदान की भी प्रशंसा की, किंतु चिंतन की अपूर्णताओं के लिए उन्होंने गांधी जी की आलोचना भी की। उन्हें गांधी के आंदोलन की रूपरेखा में गंभीर कमी दिखाई दी। आगे चल करके उन्होंने अपनी स्वयं की एक पार्टी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, परंतु आम लोगों का समर्थन इस पार्टी को प्राप्त नहीं होने के कारण ये पार्टी सफल नहीं हो पाई। राय के चिंतन का विकास विभिन्न चरणों से आगे बढ़ते हुए बढ़े। इनके जो प्रमुख जो चरण हैं उसको हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी 1912 से 1916, रूढ़िवादी मार्क्सवाद 1917 से 1930, अरूढ़िवादी साम्यवाद 1930 से 1936, बुनवादी लोकतंत्र 1937 से 1946 और नवीन मानववाद 1947 से 1954 तक। ये इनकी जो है विकास के चरण हैं। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स और राय, मानवेंद्र राय दोनों के बीच क्या संबंध। राय ने मैक्सिको में अपना समय समाजवादी दर्शन के अध्ययन में लगाया। इसी दौरान कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि बोरोपिन उनसे मिलने गए। दो अच्छे मित्र बन गए। यह राय के जीवन का परिवर्तन बिंदु प्रमाणित हुआ। 1918 में मेक्सिको में समाजवादी दल के महासचिव भी निर्वाचित हुए। 1919 में राय के प्रयत्नों से ही इसे साम्यवादी
दल में परिवर्तित भी किया गया। 1919 में राय ने मेक्सिको छोड़कर पूर्व सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को भी पहुंचे। सन 1927 में उन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के रूप में साम्यवादी दल को परामर्श देने के लिए चीन भी भेजा गया। 1928 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस में अनुपस्थित थे। साथ ही उन्हें चीन में असफलता हेतु उत्तरदायी भी ठहराया गया तथा उनकी उपनिवेशीकरण की नीति के लिए आलोचना भी की गई। राय का मार्क्सवादी रूप सदा एक सा नहीं रहा, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहे। उन्होंने लेनिन, स्टालिन आदि के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया। वास्तव में रूसी साम्यवादी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि राय मार्क्सवाद की अपनी व्याख्या करे या मार्क्सवाद की आलोचना करे। मार्क्सवाद के संदर्भ में राय पर दो प्रकार के प्रहार किए जाते रहे। पहला तो प्रहार ये था कि उन्हें चिंतन के पूर्वार्ध पर मार्क्सवाद होने का छाप लगाई जा रही थी, ये मार्क्सवादी है। दूसरी तरफ उत्तरार्ध पर मार्क्सवाद विरोधी होने के आरोप लगाया जा रहा था। राय ने मार्क्सवाद को मानववाद के संदर्भ में भी समझा और उनके द्वारा मार्क्सवाद का अध्ययन भी मूलतः इसी परिप्रेक्ष्य में एवं संदर्भ में किया गया। उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना इसी क्रम में की है। राय ने एक वैज्ञानिक की भांति स्पष्ट किया कि मार्क्सवाद अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता और समय समय पर इसमें परिवर्तन करना होगा। उनकी दृष्टि से मार्क्स सामाजिक अन्याय का क्रूर आलोचक था। इस रूप में वह यहूदी पैगंबरों की परंपराओं में था, इसलिए वे मार्क्सवाद को आर्थिक नियतिवाद की कट्टरता से मुक्त करके उसके मानववादी, स्वातंत्रवादी तथा नैतिक सार की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे, परंतु उसकी कुछ प्रस्तावों को स्वीकार भी किया गया। राय लेनिन के इस मत से लगभग पूर्णतः सहमत थे कि आधुनिक भौतिकी के अनुसंधानों ने भौतिक का खंडन नहीं किया है, बल्कि उसको अधिक गंभीर बना दिया है। उन्होंने मार्क्स के समान यह स्वीकार किया कि संपूर्ण ज्ञान का मूल भौतिक तत्व है। राय ने मार्क्स के सिद्धांत के उन अंश को स्वीकार किया जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। देखते हैं मार्क्स की आलोचना। मानवेंद्र राय के द्वारा मार्क्स की आलोचना की गई। किस आधार पर आलोचना की गई? पहला जो आधार था आलोचना का वह था कि मार्क्स का जो विचार अवैज्ञानिक एवं कट्टरपंथी है। राय के अनुसार मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक तथा कट्टरपंथी है, अवैज्ञानिक तथा कट्टरपंथी है। मार्क्स ज्ञान को अनुभवजन्य मानता है। मार्क्स का कहना है कि ज्ञान अनुभवजन्य है और मनुष्य के मानस की सृजनात्मक भूमिका की उपेक्षा करता है। ऐसा होने से मानव की स्वायत्तता की उपेक्षा होती है। मार्क्स सामाजिक संघर्ष को अत्यधिक महत्व दिया। इसी धार पर राय ने इनकी आलोचना की। दूसरा, वर्ग संघर्ष की अस्वीकृति। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को महत्व दिया। राय और मार्क्स के विचारों में एक प्रमुख अंतर है, ये अंतर कि वह यह है कि मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु वर्ग है, जबकि राय का मैंने कहना है कि व्यक्ति या मानव है। मार्क्स का विश्लेषण व्यक्ति वर्ग के अधीन, पूंजीवाद में लाभ के अधीन होगा। तीसरा है प्रत्ययवादी दर्शन। राय इस बात से सहमत थे कि द्वंद्वात्मक पद्धति में मार्क्सवाद में प्रत्ययवादी तथा तत्व समाविष्ट कर दिया है। वाद तथा प्रतिवाद के द्वारा आगे बढ़ना तार्किक विवाद का लक्षण है। राय का लिखना है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद केवल नाम के लिए भौतिकवादी है, चूंकि उसका मूल तत्व द्वंद्वात्मक है, इसलिए तत्वतः वह एक प्रत्ययवादी दर्शन है। चौथा, इतिहास की दोषपूर्ण व्याख्या।
इतिहास की दोषपूर्ण व्याख्या। राय के अनुसार इतिहास की मार्क्सवादी जो व्याख्या है इसलिए दुष्पूर्ण है कि वह सामाजिक प्रक्रिया में मानसिक क्रिया को बहुत कम स्थान देती है। इतिहास की व्याख्या केवल भौतिक वस्तुवाद के आधार पर नहीं की जा सकती। पांचवा है आर्थिक नियतिवाद भौतिकवादी दर्शन का एकमात्र तर्क संगत परिणाम नहीं है। राय का कहना है कि मनुष्य आर्थिक मानव बनने से पहले अपने आचरण में शारीरिक आवश्यकताओं से नियंत्रित और संचालित होता है। ये बात आदिम मनुष्य के मानव शास्त्रीय अध्ययन से सिद्ध होता है कि मानव जाति के प्रारंभिक क्रियाकलाप तथा संघर्ष जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करने के प्रयत्नों तक सीमित थे। छठवां है क्रांति की धारणा द्वंद्वात्मक नियतिवाद के विपरीत। राय स्वीकार करते हैं कि धारणा के रूप में क्रांति का विचार विश्व का पुनः निर्माण करने में मनुष्य के प्रयत्नों को अत्यधिक महत्व मानता है। अतः क्रांतिकारी काल्पनिक द्वंद्वात्मक नियतिवाद के एकदम विपरीत है। राय जैसे जैसे मानवतावाद से जुड़ते गए मार्क्सवाद से दूर होते गए। असत्य भविष्यवाणियां कार्ल मार्क्स के द्वारा जो भविष्यवाणियां की गई है उनकी भी आलोचना हुई। राय का कहना यह है कि मार्क्स के ने मध्यम वर्ग की समाप्ति के संबंध में भविष्यवाणी की थी। कहा कि समाज में दो प्रकार के वर्ग बनते हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं तो मध्यम वर्ग ज्यादा मजबूत होते जा रहा है। सत्य तो यही बात है कि आज मध्यम वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और मध्यम वर्ग जो निरंतर बढ़ते जा रहा है। आठवां है सामाजिक सहयोग के बंधनों की क्रियाशीलता। राय वर्ग संघर्ष की अवधारणा को अस्वीकार करके सामाजिक सहयोग के लिए उत्तरदायित्व या बंधनों की क्रियाशीलता का प्रतिपादन करता है। माने आपसी सहयोग के आधार पर ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ा जा सकता है। नौवां है फ्यूअर वाकवादी धारणा से विश्वासघात। मार्क्स ने उदारवादियों की व्यक्तिवादी धारणा का खंडन किया। इसका परिणाम यही होता है कि व्यक्ति की भूमिका न्यूनतम हो जाती है। इनके पश्चात हम देखते हैं मानवेंद्रनाथ राय व महात्मा गांधी, दोनों के विचारों में क्या समानताएं थी, क्या समानताएं थी। मानवेंद्रनाथ राय और महात्मा गांधी समकालीन विचारक थे। दोनों की गणना कर प्रधान भारतीय चिंतन धारा के महत्वपूर्ण विचारकों में की जाती है। यद्यपि दोनों के दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया, विकल्प प्रस्तुति तथा प्राथमिकताओं में स्पष्ट भेद थे तथा दोनों में अपने अपने दृष्टिकोणों को व्यावहारिकता का जामा प्रदान करने का प्रयास किया। गांधी की भांति राय ने भी स्वीकार किया शक्ति का नियंत्रण जन सामान्य के हाथ में होना चाहिए। जहां गांधी ने सर्वोदय दर्शन के माध्यम से दल विहीन लोकतंत्र की धारणा का प्रतिपादन किया, वहीं राय ने अपनी मौलिक मानवतावाद की धारणा के माध्यम से दल विहीन लोकतंत्र का पक्ष लिया। मानवतावाद की धारणा के माध्यम से दल विहीन लोकतंत्र का पक्ष लिया। 1919 से 1922 तक गांधी के नेतृत्व में दिए गए सामूहिक आंदोलन को भी स्वीकार किया। साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सरकार की दमन से राष्ट्रीय शक्तियों को मुक्त कराने के प्रयासों, खासकर जो असहयोग आंदोलन, कर न देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी मानवेंद्रनाथ राय ने उचित माना। लेकिन दोनों विचारकों में सहमति के बिंदु अत्यधिक सीमित है। मानवेंद्रनाथ राय ने अनेक प्रश्नों पर गांधी जी से सहमत नहीं थे। दोनों के मतभेद के प्रमुख बिंदु मैं बताऊंगा। पहला था
अहिंसा की धारणा के संबंध में मत है। गांधी जी का जो प्रमुख सिद्धांत जो है अहिंसा, अहिंसा की धारणा का गांधी दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन राय ने गांधी की अहिंसा को क्रूर सामाजिक शोषण की यथार्थ स्थिति को छुपाने का आमरण माना। दूसरा, गांधीवादी दर्शन के परंपरावादी स्वरूप की आलोचना। गांधी जी के दर्शन पर परंपरावाद की गहरी छाप दृष्टिगत होती है, लेकिन राय परंपरावाद के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि परंपरावाद का स्वतंत्रता का कोई मेल नहीं है। तीसरा है गांधीवाद में आर्थिक कार्यक्रम का अभाव। राय ने गांधी के कार्यक्रम की इस आधार पर आलोचना की कि उसमें आर्थिक कार्यक्रम का अभाव है। राय का यह निरंतर प्रयास रहा कि गांधी जी की जगह एक नए नेतृत्व लाया जाए, जिसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व दार्शनिक क्रांति का कार्यक्रम है। चौथा है गांधी के व्यक्तिगत दर्शन और उसके सामाजिक दृष्टिकोण में व्याप्त असंगति की आलोचना। राय के अनुसार गांधी व्यक्तिगत रूप से त्याग में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि शारीरिक सुख आत्मा के बंधन का कारण बनते हैं। फिर भी सामाजिक क्षेत्रों में वे लोगों की निर्धनता दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील रहे, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो। पांचवा है गांधी के विश्व संबंधी प्रयोजनवादी दृष्टिकोण में असहमत। गांधी की ब्रह्मांड को पूर्व निर्धारित व्यवस्था समझते थे। गांधी जी ब्रह्मांड को पूर्व निर्धारित व्यवस्था समझते थे, जिसमें मनुष्य मात्र सार्वभौमिक इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। इसके विपरीत राय मार्क्सवादी जीवन तथा मानव क्रियाकलाप संकल्पना स्वीकार करते थे, जिसके अनुसार मानव उस परिवेश की उपज है जिसमें वह रहता उसका अंग है और उसे प्रभावित करता है। छठवां है धर्म और राजनीति का समन्वय अनुचित। गांधी ने धर्म और राजनीति के समन्वय पर बल दिया, लेकिन राय राजनीति व सामाजिक मामलों में धर्म के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। गांधी द्वारा वर्गों के संयुक्तिकरण का प्रभाव अनुचित। महात्मा गांधी अपने आंदोलन में पूंजीपति, जमींदार, श्रमिकों, किसानों सभी को साथ लेकर के चलना चाहते थे। राय ने गांधी के इस विचार को अनुचित माना। राय की मान्यता थी कि विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने के कारण विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन वर्गों को एक साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से महात्मा गांधी और मानवेंद्र नाथ राय समकालीन विचारक तो थे, दोनों विचारकों में कुछ समानताएं थी, लेकिन काफ़ी हद तक गांधी जी के विचारों से वो सहमत नहीं थे। गांधी जी के विचारों का वो खंडन करते रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मानवेंद्र नाथ राय के जो प्रमुख विचार हैं, जिनके नाम से मानवेंद्र नाथ राय जाने जाते हैं, वह है मानववाद। मानवेंद्र नाथ राय के मानववाद। राय को मानववाद का महान प्रणेता माना जाता है। मानववाद कोई नई अवधारणा नहीं है, यह एक प्राचीन अवधारणा है। इसका केंद्र बिंदु प्रोटेगोरस के इस सूत्र में विद्यमान है कि मानव सभी चीजों का मापदंड है। इसकी धारणा है कि मानव स्वभाव से एक विवेकशील प्राणी है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्टाइन और सोफिस्ट लेखक सभी मानवतावादी धारणा के समर्थक थे। मध्य युग में मानववादी अवधारणा पृष्ठभूमि में चली गई थी। 18वीं 19वीं शताब्दी के लेखक विचारकों ने विशेष करके उदारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी विचारधाराओं ने पूंजीवादी, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, लोकतंत्रवादी और लोक कल्याणकारी
आदि विचारधाराओं ने भी अपने अपने ढंग से मानव और उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी विचारधारा या दर्शन को ने मानव का समग्र अध्ययन नहीं किया। संक्षेप में, एक दर्शन की आवश्यकता है, एक ऐसी दर्शन की आवश्यकता है जो मानव को समग्र रूप में समझे और उसकी समस्याओं के निदान प्रस्तुत करे। राय ने अपने नव समग्र या उग्र मानवता में ठीक यही कार्य किया। तो मानववाद को समझने के पहले हम मानववाद और मानवतावाद दोनों को समझ लेते हैं। नव मानववाद को समझने के पूर्व मानववाद और मानवतावाद में अंतर समझ लेना उपयुक्त होगा। सबसे पहले मानववाद का केंद्र में, पहले मानववाद क्या है? मानववाद का केंद्र मानव है, मानव की समग्रता है, जिसमें मानव के प्रत्येक पहलू, मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदि सभी पहलुओं का समावेश किया गया है। दूसरा पक्ष है मानवता। मानवता का संबंध मनुष्य के नैतिक गुणों से है, जो उसे अपने समान, अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से कमजोर, अपने से असहाय के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण ममता के साथ सहयोग के लिए तैयार करता है। अतः दोनों में मूलभूत अंतर, मैंने कुल मिला के मानववाद और मानवतावाद दोनों में काफी अंतर है। मानववाद का मतलब है मनुष्य की समग्रता, जिसमें उनके सारे गुणों का समावेश किया गया है, और मानवतावाद मनुष्य के नैतिक गुणों पर आधारित है। राय के नव मानववाद मानवतावाद पर विचार, राय के नव मानवतावाद पर विचार। राय के दर्शन को विविध नामों से जाना जाता है। हम उसे नव मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद या समग्र मानववाद या उग्र मानववाद कहकर पुकारा जाता है। इनकी पृष्ठभूमि में पुराना मानववाद सन्निहित है। परंपरागत मानववाद यह बताने में असमर्थ रहा कि क्यों और कैसे व्यक्ति पर इस बात के लिए निर्भर रहा जा सकता है कि वह विवेकशीलता एवं नैतिकता से व्यवहार करेगा। परंपरागत मानववाद की इसी कमी का लाभ उठाते हुए व्यवहार में हर व्यवस्था में व्यक्ति को संप्रभुता से वंचित करते हुए किसी न किसी रूप में उसकी संप्रभुता विभिन्न नामधारी संस्थाओं को सौंप दी। समग्र मानववाद या नव मानववाद वह दर्शन है जो विज्ञान की समस्त शाखाओं के माध्यम से मानव की प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। नया समग्र मानववाद है, इसे ही नव मानववाद भी कहा गया है। हम देखते हैं नव मानववाद की विशेषताएं। नव मानवेंद्र नाथ राय जी के द्वारा प्रस्तुत नव जो मानववाद है, नव मानवतावाद, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है मानव की स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन। मैंने पहला क्या है? मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करना। यह मानव की स्वतंत्रता प्राप्ति का एक आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व, मतलब राय के अनुसार इस आंदोलन का नेतृत्व राजनीतिक नेताओं के हाथ में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह जन जागरण के आंदोलन का ऐसा दर्शन है जिसके माध्यम से मानव अपने सार को प्राप्त कर अपनी गरिमामय प्रभुसत्ता स्थापित कर सकेगा। दूसरी विशेषता व्यक्ति और राज्य के नवीन संबंध। राजनीतिक दृष्टि से नव मानववाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का तर्क सम्मत विश्लेषण करता है। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जन कल्याण के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाता है। नव मानववाद निरंकुशता के स्थान पर वास्तविक प्रजातंत्र का रूप साकार कर सकेगा, जिसे संभव बनाने के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र, सक्षम व विश्वस्त
भूमिका आधार प्रदान करेगा। ये नव मानववाद की विशेषता है। तीसरा है प्रोटोगोरस के सिद्धांत की पुनः स्थापना। श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ समाज व राज्य का निर्माण करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है, ऐसा मानते हैं ना। उसी तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ समाज व राज्य का निर्माता। मानववाद के सामाजिक दर्शन का उद्देश्य मानव को समग्र की कसौटी मानने वाले प्रोटेगोरस की उस सिद्धांत को जागरूक प्रभुसत्ता देता है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसे ही समाज होगा। तो कुल मिलाकर के समाज में स्वतंत्र हो व्यक्ति, और ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में व्यक्ति का ही हाथ हो। चौथा है विवेकजन्य ज्ञान की खोज। मानववाद का आध्यात्मिक या दार्शनिक पक्ष व्यक्ति को समग्र की कसौटी मानता हुआ उसके विवेकजन्य ज्ञान के कपाट खोलना चाहता है। मानववाद का लक्ष्य ज्ञान की खोज, अब तक के प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करना। वैज्ञानिक विश्लेषण की इस तथ्य को पुष्टि करते हैं कि मनुष्य विवेकशील है, अतः नैतिक है। सांस्कृतिक चेतना का विकास। नव मानववाद का कहना है कि व्यक्ति में जो कुछ श्रेष्ठतम है वह अंतर्निहित है। उसे विकसित करना मानववाद का सांस्कृतिक प्रयास है। कानूनी व्यक्ति को नैतिकता का आभास नहीं करा सकता। कानून व्यक्ति को नैतिकता का आभास नहीं करा सकता, न ही यह कार्य धर्म और राजनीतिक शक्तियां कर सकती है, क्योंकि यह मनुष्य का आंतरिक गुण है। नैतिकता आंतरिक गुण है, इसलिए न कानून और न धर्म व्यक्ति स्वयं से यह गुण विकसित कर सकता है। छठवां है नैतिक व्यक्ति की प्रतिस्थापना। दार्शनिक मानववादी दर्शन का आध्यात्मिक पहलू अपने में नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को भी समेटे हुए हैं। मानववाद का नैतिक पहलू राय के इन शब्दों में दृढ़ता के साथ जो कुछ करना है वह आर्थिक व्यक्ति के स्थान पर नैतिक व्यक्ति की प्रतिस्थापना। विशेषकर यह अनुभव कराने के लिए मानववादी दर्शन भौतिकवादी दर्शन से असंगत नहीं है। सातवां समग्र आर्थिक विकास पर बल। मानववाद व्यक्ति के आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करता। वह व्यक्ति को आर्थिक आय मानकर चलने वाले सिद्धांत और व्यावहारिक संस्थाओं से उत्पन्न संकट से गहरे रूप में संबंधित रहा है। अतः वह व्यक्ति को उसे अपनी समग्रता में देखने व समझने का आग्रह करता है। आठवां है जीवन का एक समग्र दर्शन। मानववाद जो है जीवन का एक समग्र दर्शन है। मानववाद जीवन का एक समग्र दर्शन। नव मानववाद जीवन जीने की एक रीत है, जिनके माध्यम से मानव अपनी महत्ता को, अपने में अंतर्निहित अपने विवेक व नैतिकता के स्रोत को पहचानता है, अपनी क्षमताओं का प्रगतिशील रूप में विकास करता है और अपने जीवन के अस्तित्व के संघर्ष को एक सार्थक अभिव्यक्ति देता है। राय ने मनुष्य के धर्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ग्रहों आदि के अधीन होने को अस्वीकार किया। मनुष्य धर्म के अधीन है, ईश्वर के अधीन, आत्मा, परमात्मा, ग्रहों आदि के अधीन होने को अस्वीकार किया। अतः उनका मानववाद उन लोगों के लिए है जो इस संसार की वास्तविकता में विश्वास करते हैं और यह नहीं मानते कि संसार का निर्माण किसी जादुई या चमत्कारी या दैवी शक्ति के द्वारा हो गया। हम लोग राज्य उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किए, जिसमें दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, माने इन विचारकों का कहना है कि दैवी शक्ति के द्वारा हुई। तो राय का कहना यही है कि कुछ लोग जो है इसमें मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये तर्क भी दिया। पहला दिया तर्क व विवेक का स्थान। राय के अनुसार व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में तर्क और विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है,
कि व्यक्ति जो है तर्क वितर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से आगे बढ़ेगा। दूसरा है नैतिकता। राय की नैतिकता धर्म और आध्यात्मवाद पर निर्भर नहीं है, क्योंकि नैतिकता कोई अति मानवीय या बाह्य वस्तु न होकर के एक आंतरिक शक्ति है, जिसका पालन ईश्वरीय या प्राकृतिक भय से नहीं, अपितु सबके कल्याण की भावना से किया जाना चाहिए। कि मैंने कुल मिलाकर के नैतिक शक्तियों का पालन, नैतिक कार्यों का पालन जो है किसी भय से नहीं बल्कि शिक्षा से करना चाहिए। जैसे अभी देश में जो है लॉकडाउन है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो व्यक्ति जो को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तीसरा है वैज्ञानिकता और बुद्धिवाद। राय के अनुसार समाज का पुनः निर्माण प्रार्थना, जादू टोना या अंधविश्वास के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि बुद्धिवादिता और वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग पर ही किया जा सकता है। चौथा है स्वतंत्रता। राय ने स्वतंत्रता को मानववाद का आधार माना और वे राज्य के प्रत्येक उस कार्य का विरोध करते थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। यदि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है तो यह स्थिति मानव की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक घातक होगी। उन्हें कुल मिलाकर के व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि राय का नवीन मानववाद कोई अमूर्त दर्शन मात्र नहीं है अथवा केवल मात्र राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत नहीं है, अपितु से हम ऐसे सिद्धांत का संग्रह मान सकते हैं जो मानव जीवन के क्रियाकलापों, उसके सामाजिक अस्तित्व से संबंधित होकर उसकी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। नव मानववाद का ध्येय है मानव का पुनः मूल्यांकन करना। अब इसके बाद मैं आपको मानवेंद्र नाथ राय के संसदीय लोकतंत्र पर विचार, संसदीय लोकतंत्र के संबंध में मानवेंद्र राय की क्या विचारधारा है। नव मानववाद के समान ही राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राय का मौलिक महत्वपूर्ण योगदान उसकी संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा है। उसकी स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता में विश्वास के कारण लोकतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन कुछ अर्थों में संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। संसदीय लोकतंत्र की आलोचना। पहला, औपचारिक लोकतंत्र। औपचारिक लोकतंत्र यह केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है। इसमें जनता का और जनता द्वारा शासन नहीं है, वरन केवल जनता के लिए शासन है। मैंने प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन कहा जाता है, लेकिन इनका कहना है कि ये जनता द्वारा शासन नहीं बल्कि केवल जनता के लिए शासन है। अतः जनता द्वारा शासित नहीं है और इसलिए से प्रजातंत्र कहा नहीं जा सकता। दूसरा है महत्वहीन व्यक्ति की महत्ता नहीं है, मतलब महत्वहीन व्यक्ति। राय का कहना था कि जब एक बार व्यक्ति से उसकी शक्ति ले ली जाती है, चाहे वो कितनी समय कम के लिए क्यों न ली जाए, अल्प अवधि के लिए उनकी शक्ति ली जाए, लेकिन जनतंत्र समाप्त हो जाता है। व्यक्ति केवल पहिए का एक दांता बन करके रह जाता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। तीसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण। संसदीय प्रजातंत्र में शक्तियों के केंद्रीकरण से व्यक्ति का अमानवीकरण हो जाता है। संसदीय प्रजातंत्र में संपूर्ण शक्ति संसद में नहीं वरन कैबिनेट में केंद्रित हो जाती है, और यदि प्रधानमंत्री विराट व्यक्तित्व का धनी है तो संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित हो जाती है। चौथा है राजनीतिक दलों का दूषित प्रभाव। संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों की अनिवार्य माना गया है।
इस पर राय की दल व्यवस्था के कटु आलोचक रहे हैं। उनका मत है कि चुनाव में यह संभव है कि जनता दल के नाम पर वोट दे दे और उम्मीदवार को जानते भी नहीं हैं। परिणाम स्वरूप निर्वाचित होने के बाद वह उम्मीदवार भी जनता के स्थान पर उस दल के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। पांचवा है संसदीय प्रजातंत्र में आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं। संसदीय प्रजातंत्र में मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, परंतु इसमें केवल कुछ लोग धनी हो जाते हैं और अधिकतर निर्धन रहते हैं। इस प्रकार संसदीय प्रजातंत्र केवल अपूर्ण नहीं वरन खतरनाक भी है, क्योंकि यह सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। ऐसा प्रजातंत्र वर्तमान परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ है। राय ने संसदीय प्रजातंत्र में निहित सभी प्रमुख दोषों का और गुणों का सांगोपांग विवेचन किया है। राय के राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। राय के दर्शन में राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। राय का विचार था कि राष्ट्रवाद की भावना युद्ध को प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रवाद के इस प्रतिक्रियावादी स्वरूप के कारण राय समाज और राज्यों को दूसरे से अलग रहने का परामर्श देते थे। राय की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद जातीय घृणा को उत्पन्न करता है। राय के आर्थिक विचार। व्यक्ति के आर्थिक संरक्षणों का समर्थन। आर्थिक विचार कौन कौन से हैं? इसमें पहला है व्यक्ति के आर्थिक संरक्षण का समर्थन। राय के आर्थिक विचार मानव को आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संरक्षित करने के पक्ष में है। उनके विचार से मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही अपनी बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वतंत्रता का उपभोग मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा ही प्रदान कर सकता है। वे ऐसे आर्थिक नियोजन के पक्ष में हैं जो मानव स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। औद्योगिकरण का समर्थन। राय के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। यह आंतरिक व्यापार बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। वे विदेशी व्यापार पर अधिक जोर नहीं देते। तीसरा है आर्थिक विकेंद्रीकरण का समर्थन। राय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति का अनुसरण किया है। वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करने से वंचित करते हुए भी सामाजिक नियंत्रण द्वारा आर्थिक उन्नति प्राप्त करने की इच्छुक है। चौथा है कृषि के विकास पर बल। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से राय के विचारों में मौलिकता भी है। उन्होंने कई ऐसे व्यवहारिक सुझाव दिए हैं जिस पर अमल करना भारत के लिए श्रेयस्कर है। राय के अनुसार भारत में औद्योगिकरण की प्रगति कृषि के विकास पर ही निर्भर करती है। वे कृषि के विकास को अत्यधिक महत्व देते हैं ताकि खेतिहर किसान की क्रय करने की शक्ति में वृद्धि हो। पांचवा है संपत्ति के सहकारी स्वामित्व पर बल। राय ने प्रचलित समस्त आर्थिक सिद्धांतों की आलोचना की है तथा यह प्रकट किया है कि ये समस्त विचार मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं। इसके विपरीत राय मनुष्य को स्वभाव से ही सहयोगी प्राणी के रूप में देखते हैं। वे व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध नहीं, बशर्ते इसके द्वारा सामाजिक शोषण न किया जाए। वे संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था राज्य को मानवीय स्वतंत्रता समाप्त करने का अधिकार दे करके एक सर्वाधिकारी राज्य की स्थापना करती है। इस तरह राय निजी संपत्ति की मान्यता के साथ साथ संपत्ति के सहकारी स्वामित्व पर भी बल देते हैं। अब हम देखते हैं मानवेंद्र नाथ राय जी तथा विश्व राजनीति। विश्व राजनीति के प्रति में उनका दृष्टिकोण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में उनके विचारों में
उसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है जैसा परिवर्तन उसके राजनीतिक चिंतन में आया है। वही मार्क्सवाद से मानववाद की ओर प्रयाण इसमें भी विद्यमान है। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में मार्क्सवाद से प्रेरित हो एक सच्चे मार्क्सवाद की तरह अमेरिका तथा रूस के वैचारिक द्वंद्व में राय ने रूस का पक्ष उचित माना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात रूस तथा अमेरिका के पारस्परिक तनाव तथा शीत युद्ध की प्रखरता ने उनके विचारों में परिवर्तन ला दिया। वे तृतीय महायुद्ध की संभावनाओं में सृष्टि के अंत का आभास पाते थे। धीरे धीरे उनके मानवतावादी दृष्टिकोण ने उन्हें अनायास अमेरिका का प्रशंसक बना दिया। वे लोकतंत्र को साम्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वे अमेरिका की रूस विरोधी साम्यवाद को रोकने संबंधी नीति के पक्ष में नहीं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विचारों को निम्न सार से समझा जा सकता है। अमेरिका की एशियाई संबंधी नीति की आलोचना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की एशिया संबंधी नीति की भी राय ने आलोचना की। वे अमेरिका के द्वारा एशिया में फांसीवादियों के साथ किए गए समझौते को लोकतंत्र का सहायक मानते थे। राय के अनुसार चीन में साम्यवाद की विजय से इसी तरह पुष्ट होती है। वे अमेरिका से यही आशा करते थे कि अमेरिका एशिया में लोकतंत्र की नींव गहरी करने तथा लोकतंत्र की खोई हुई प्रतिष्ठा जमाने का प्रयास करेगा, किंतु अमेरिका द्वारा अवांछित नेतृत्व का समर्थन तथा एशिया में अमेरिका की बदनामी से उन्हें काफी निराशा हुई। दूसरा है गुट निरपेक्षता का समर्थन। अपने निष्पक्ष विचारों से राय ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही श्रेष्ठ माना। उनकी दृष्टि में भारत का न तो अमेरिका और न तो रूस से ही लाभ हो सकता था। वे रूस की साम्यवादी तानाशाही तथा अमेरिका की साम्राज्यवादी दोनों के विरुद्ध हो गए। उन्हें विश्व की दो महाशक्तियों पर नियंत्रण के लिए तीसरी विश्व शक्ति की उपादेयता श्रेष्ठकर दिखाई दी। भारत के लिए इसी नीति का अनुसरण होना उचित माना। वे नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति के प्रशंसक नहीं थे, क्योंकि नेहरू का उन दिनों अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव था तथा वे भारतीय साम्यवादी दल के विरुद्ध कठोर रुख अपनाए हुए थे। राय ने इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति को प्रवंचना माना। तीसरा है विदेशी आर्थिक सहायता का विरोध। भारत की विदेश नीति के संबंध में राय का यह विचार था कि भारत पूर्ण रूप से असंलग्नता की नीति का अनुसरण करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। वे भारत की निर्भरता, निर्धनता तथा पिछड़ेपन का अंत भारतीय उपायों से ही चाहते थे। उनका यह विश्वास था कि भारत में आर्थिक समृद्धि जब तक नहीं आती है और जब तक निर्धनता का निवारण नहीं होता है, तब तक साम्यवाद के खतरे से नहीं बचा जा सकता। वे यह मानते थे कि साम्यवाद को सेना अथवा शक्ति से नहीं रोका जा सकता। एक सच्चे राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से ही भारत साम्यवाद का प्रसार रोक सकता है। अब हम देखते हैं मानवेंद्र नाथ राय का योगदान। मतलब हमारे इस में क्या उनका योगदान था। राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के महान विद्वान व विचारक हैं। उनके बारे में बीपी वर्मा का कहना है कि राय किसी भी मापदंड से हमारे इतिहास की एक विशिष्ट विभूति है। इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसका नवमानववाद व दल विहीन संगठित तथा मौलिक लोकतंत्र राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में मौलिक योगदान है। जो कुछ उन्हें उचित लगा
वे उसे ही स्वीकार करते थे। राय के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का निम्नलिखित शीर्षकों में विश्लेषण कर सकते हैं। पहला, इतिहास की नूतन व्याख्या। राय का एक मूलभूत योगदान है उनकी इतिहास की व्याख्या में है। राय के अनुसार इतिहास मानव स्वतंत्रता का एक विस्तारशील प्रक्रिया है। उनका कहना है कि मानव प्रगति के पीछे मानव की दो मूलभूत प्रवृत्तियां विद्यमान रही है। पहला है स्वतंत्रता की खोज तथा दूसरा है सत्य का अन्वेषण। दूसरा है नव मानवतावाद, मानववाद के प्रणेता, नव मानववाद के प्रणेता। राय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद जीवन में मूल्यों को प्रथम स्थान देने का उपदेश देता है। नव मानववादी मूल्य शास्त्र स्वतंत्रता, ज्ञान तथा सत्य को प्राथमिकता देता है। राय का यह सिद्धांत कि राजनीति तथा समाज का आधार मूल्य होने चाहिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा है एक समन्वयवादी विचारक। मानवेंद्रनाथ राय के विचारों में अनेक विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है और इस समन्वय होने के कारण उन्हें एक प्रखर समन्वयवादी विचारक की संज्ञा दी जाती है। उनके विचारों में व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद तथा पश्चिम के पूंजीवाद के सकारात्मक विचारों का भी अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस तरह से राय को एक समन्वयवादी विचारक माना जाता है। चौथा है समाजवादी चिंतन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान। समाजवादी चिंतन के इतिहास में राय का स्थान एक नैतिक संशोधनवादी का है। संशोधनवादी, उन्होंने एक मार्क्सवादी के रूप में अपना बौद्धिक जीवन आरंभ किया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने मार्क्सवाद को मार्क्स के सभी प्रस्तावों को नए ढंग से व्याख्या कर दी। पांचवा है भौतिकवाद का समर्थन। राय ने नवीन मानववाद के नाम पर सुखवाद की नींव को मजबूत करने का प्रयत्न किया। एक भौतिकवादी होने के नाते वे जीवन को भी साध्य मानते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना है और जीवित रहने का अर्थ है उन सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए शक्ति का साधन प्राप्त करना जो स्वभावतः मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। और छठवां है एक महान बौद्धिक चिंतक। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राय को एक महान बौद्धिक चिंतक के रूप में याद किया जाता है। जैसा कि वर्मा जी लिखते हैं कि राय एक प्रचंड बौद्धिक अहम भाव उनके अंदर में था। वे आगे लिखते हैं कि राय ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं कि कोई भी आदमी अगर उठाए तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से छोटे बड़े लगभग 110 ग्रंथों की रचना की। अपने जीवन काल में इतने बड़े साहित्य की रचना करना बहुत कठिन होता है। यह राय जैसे बौद्धिक चिंतन के ही बस की बात थी। एक सातवां था एक महान संविधानवेत्ता। राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। राजनीतिक चिंतक होने के साथ साथ वे एक महान संविधानवेत्ता भी थे। राम रतन त्यागी तथा रुचि त्यागी अपनी कृति भारतीय राजनीतिक चिंतन में लिखते हैं कि यदि आधुनिक भारत के किसी राजनीतिक विचारक को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है तो वे थे मानवेंद्रनाथ राय, जिन्होंने अकेले और स्वेच्छा से स्वतंत्र भारत के संविधान का धारावार प्रारूप प्रस्तुत किया और यह कार्य उन्होंने 1944 ईस्वी में संविधान सभा की स्थापना के 2 वर्ष पूर्व ही संपन्न कर लिया। आठवां था धर्मनिरपेक्षता के पोषक। राय को धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पोषक के रूप में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में याद किया जाता है। उनके धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समान ही प्रतीत होते हैं। उन्होंने राज्य तथा समाज में धर्म के महत्वपूर्ण स्थान को नकार दिया। 9वां है एक अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीयतावादी चिंतक, अपने विचारों को राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिधि से ऊपर उठाकर जिस मानववाद की परिकल्पना प्रस्तुत की है तथा जिस विश्व राज्य का प्रतिपादन किया है, वह उन्हें अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस तरह से मानवेंद्रनाथ राय जी का जो विचार है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और अब में थोड़ा से मूल्यांकन के तौर पे हम देखना चाहेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के शब्दों में राय आधुनिक भारत में दर्शन और राजनीति के लेखकों में सबसे बड़े विद्वान थे, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी प्रतिभा ध्वंसात्मक थी, न कि रचनात्मक। इस तरह से उनकी बहुत आलोचना भी हुई और काफ़ी आलोचना होने के बावजूद भी अंत में निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि अनेकानेक आलोचनाओं के बावजूद निसंदेह राय की क्षमता, विद्वता और उनके चिंतन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतिहास में उनके विचारों का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और उनकी पुस्तक रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन पश्चिमी देशों में चिंतन में एक भारतीय लेखक की महत्वपूर्ण देन। इस तरह से मैंने मानवेंद्रनाथ राय के राजनीतिक विचारों को आपके सामने रखा। आप अपना विचार, सुझाव मेरे मोबाइल नंबर से व्यक्तिगत तौर पे आप दे सकते हैं। अगर इस प्रश्न के संबंध में कोई, अगर इस टॉपिक संबंध में कोई विचार, प्रश्न हो तो आप मोबाइल नंबर के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।